हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 4 या 5 है, ठीक है, जिसमें हम जेई के नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। ये सारे नीट के क्वेश्चन है और इन नीट के क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, क्या अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके। और इन क्वेश्चनों के थ्रू देखिए जो भी ट्रिक टेक्निक निकल के आएगी ना, मैं आपको बताऊंगा। टू दी पॉइंट चीज़ें बताएंगे, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। थियरी ज़्यादा नहीं बताएंगे, ट्रिक जो होगा बताएंगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, और आपका कॉन्फिडेंस भी ताकि इंक्रीज हो सके और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको आगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इसमें बताना था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, आप सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो, कभी भी अगर आपको एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है तो आप क्या करना, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अगर नहीं डिविजिबल है तो एरोमेटिक होगा। अगर एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। देखो, इसमें देखो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। एक पाई बॉन्ड में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिवाइड बाई 4 करो, 5/2 आएगा, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक। ऐसे ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक। ऐसे 2 2 4 2 6, नेगेटिव चार्ज को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करना। तो 2 2 4 2 6, और 6 है तो 6 डिवाइड बाई 4, 3/2 आएगा, तो एरोमेटिक होगा। अब इसमें कहोगे 2 2 4 6 8, 8 डिवाइड बाई 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होगा। कहोगे सर एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक का कंडीशन एक और होता है कि उस प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कंप्लीटली डिविजिबल भी हो प्लस प्लेनर हो, लेकिन ये टब शेप का होता है, तो इसलिए नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। याद रखना, एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे ये है 2 2 4 तो एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे 2 एरोमेटिक, 2 डिवाइड बाई 4 करोगे 1/2 आएगा, तो ये एरोमेटिक, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना। ऐसे ये एंथ्रासीन है तो एरोमेटिक होगा, काउंट कर लेना, ठीक है। अब ये नेफ्थलीन है, तो इसका एरोमेटिसिटी का ही ट्रिक का वीडियो है, मैंने पूरा प्रॉपर बना रखा है। @IIT थिंकिंग चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो मिलेंगे। वहाँ पे जो भी ट्रिक टेक्निक है वो कभी भी फेल नहीं होगा, मतलब 99.9% केस में सारे ट्रिक हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 15-16 वीडियो है, मैंने वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ाया है, 26 मिनट वीडियो में सब कुछ बताया है, आप जरूर देखना, सारी चीज़ें, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। इस क्वेश्चन बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन है कंपाउंड ऐसा जो शो करता है। तो कॉन्सेप्ट कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है पता है। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड। तो ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी और सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जैसे इसमें देखो, यहाँ मिथाइल है, यहाँ एथाइल है, ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ मिथाइल है, यहाँ एथाइल है, सी नॉट इक्वल टू डी। ए और सी इक्वल हो सकते हैं, बी और डी इक्वल हो सकते हैं, तो हो गया, जी आई शो करेगा। ये करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम है, ठीक है। अब देखो, ये डबल बॉन्ड के ये दोनों सेम है तो नहीं करेगा, ऐसे इसमें सेम है तो नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। फिर बॉइलिंग पॉइंट जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे या पैरेंट चेन होगी बड़ी, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, मतलब ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। तो देखो, ये थे हेप्टेन था, हेक्सेन था, 2 मिथाइल ब्यूटेन था, और 2 प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन था, और ये ब्यूटेन था। तो देखो, इसमें ज़्यादा कार्बन है तो एक बात तो क्लियर है, साथ ये सब ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इसमें भी हेक्सेन है तो ये होगा। अभी इसमें सी और डी ई में कंपटीशन करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैरेंट चेन में कार्बन कम है, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें पैरेंट चेन में कार्बन कम है तो इसको लास्ट में कर दिया। अब बात आती है इसमें और इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 4 4 हो गए, लेकिन इसमें ब्रांचिंग भी है तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है ना। तो याद रख लेना कौन सा वाला होगा, चाहे इस केस में हो जाएगा हमारा ई वाला, हमारा पहले हो जाएगा। याद रखना, अगर पैरेंट चेन में सेम कार्बन हो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पैरेंट चेन में सेम कार्बन हो, प्लस अगर ब्रांचिंग निकला है तो जो हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये वाले का हमारा ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सी का हो जाएगा पहले, सी का हो जाएगा पहले, और
हमने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, देखो जैसे सी और ई में अगर निकालना हो तो आप याद रख लेना पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4। तो जिसमें ब्रांचिंग होगी ना वो वाले का ज़्यादा होगा ना। आप कहोगे सर ब्रांचिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, नहीं। अगर पैरेंट चेन में सेम कार्बन है तो जिसमें ब्रांचिंग है उसको ज़्यादा कम कंसीडर करेंगे क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सी वाला हो जाएगा। अब बात आती है डी और ई में। तो डी ई में देखो यहाँ पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। तो अभी इस केस में हमारा पैरेंट चेन में हमारा इसमें ज़्यादा कार्बन है, इसमें कम है, तो इस केस में ई वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लो ये है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 2 3 मतलब 2 कार्बन पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है, यहाँ 2 अलग अलग कार्बन पे है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा मानेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन ना, लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एथेन बोला था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होता है वो स्टैगर्ड का ज़्यादा होता है इक्लिप्स, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में ये एटम दूर दूर होते हैं, स्टैगर्ड में एक के ऊपर एक होते हैं, ठीक है। अब देखो बोला था कि जो डाइहेड्रल एंगल होगा लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर में, तो लीस्ट स्टेबल ये होगा। इसमें डाइहेड्रल एंगल क्या हो जाएगा, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, दो एटम के बीच का एंगल। देखो ये एटम के यहाँ पैरेलल है तो 0 डिग्री, यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ये हुआ, इसका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो HBr गिवन था, और HBr अगर परऑक्साइड के साथ गिवन होता है तो एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है, दो जहाँ डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन पे कार्बोकैटायन बनाओ, और जो कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होगा वहाँ पे Br- जाके जुड़ जाएगा। तो देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, 1 2, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 1 डिग्री कम स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, तो इसलिए Br- यहाँ जाके जुड़ जाएगा। अगर मान लो ये परऑक्साइड नहीं गिवन होता है, ठीक है, तो हमारा इस पोजीशन पे Br- जुड़ता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कुछ डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब @IITin थिंकिंग चैनल पे प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देखना, ठीक है ना। वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो अपलोड है। ओके, थैंक यू।